नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्जाम दे दिए इस बार और ड्रॉपर हो, मतलब है कि लगता है कि कट ऑफ ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है हम बताएंगे इस क्लास के बाद 8:30 बजे से। और ऐसे भी पता चल ही गया होगा अपना एग्जाम के बाद कि किस ढंग का तुम्हारा लेवल होने वाला है। तो स्पेशल बैचेज स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द नहीं, 1-2 दिन के अंदर होने वाला है। ज्ञान 2022 जो कि हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप में और साथ ही साथ यूट्यूब में दोनों में अवेलेबल रहेगा। बस यूट्यूब में और ई ज्ञान में अंतर ये होगा कि यूट्यूब में सिंपली वीडियो क्लासेस होगा और ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप जो कि हमारा पर्सनल एंड्रॉयड ऐप है उसमें बहुत कुछ मिलेगा। बोले तो स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, क्विज भी मिलेगा और भी बहुत सारा। सो स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ई ज्ञान ऐप का, उसे इंस्टॉल कर लेना। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नीट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का मेन थीम जो है हमारे क्लास का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके पहले जितना भी चीज है मॉलिक्यूलर बेसिस के पहले बोले तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में मेन रूप से हम लोग पढ़े हैं, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया इन डिटेल, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अगर उस चैप्टर को आप लोग नहीं पढ़े हो तो जरूर से जरूर पढ़ लेना। ऐसे आगे भी होने वाला है, जो ज्ञान 2022 बैच होगा उसमें फिर से सब कुछ होगा। तो डोंट वरी जो 2022 के लिए है, लेकिन जो स्टार्टिंग से 12th से पढ़ रहा है तो उसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी प्लस स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसका खोज हुआ है, किसका कैसा इसका स्ट्रक्चर है, किस किस चीजों से मिलके बना हुआ रहता है, बोले तो बायोकेमिस्ट्री लेवल तक। नाम ही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नाम से ही लग रहा है, तो इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल तक पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ऐसे मेरे पीछे देख रहे हो तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में पार्टिकुलरली, मतलब आज के लेसन में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग स्टार्ट करें आज के लेक्चर में कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अगर तुम लोग को बनाने की बात होता है तो कई बार खास करके 9-10 में तुम लोग इस ढंग से बना देते थे, लेकिन इन रियलिटी इस ढंग का डीएनए नहीं होता, ये पैरेलली होता है, पार्टिकुलरली एंटी पैरेलल होता है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होता है और कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। यू कैन सी हियर, यहाँ पर दिखलाया हुआ है 3D एनिमेशंस में कि यहाँ पर क्रिस क्रॉस नहीं है, ये कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है दोनों स्ट्रैंड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है, जुटा हुआ है, किस प्रकार से है आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस कहीं पर नहीं हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पर देख के लग रहा है, इस जगह पे देख के लग रहा है। तो किस प्रकार से हम लोग इसमें आज यही डिटेल में देखने वाले हैं। तो क्या होता है, सबस्टेंस विच स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन ए कोडेड फॉर्म ट्रांसफर इट to next generation and causes its expression in the offspring. Repeating, substances which stores biological information, वैसा substances जो कि biological information को store करता है, किस फॉर्म में, in the coded form, उसके बाद स्टोर करने के बाद ट्रांसफर्स इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। सिर्फ स्टोर करने से नहीं होगा, अगले जनरेशन में ट्रांसफर भी करना है, मतलब इसको कंटिन्यूटी को भी बनाए रखना है। एंड कॉजेज इट्स एक्सप्रेशन इन द ऑफस्प्रिंग, और सिंपली ट्रांसफर होके ऑफस्प्रिंग में चला गया तो सिर्फ वही डीएनए का काम नहीं होगा, तो क्या होगा, तो वहां पर इस अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है, तो उसे ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या डीएनए कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अगर ये हमारे एग्जाम में आता है, अगर 12th का एग्जाम हो तो 12th के एग्जाम में तुम्हें थियोरेटिकल क्वेश्चंस इस ढंग से आ सकता है, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। तो तुम्हें इस प्रकार से डेफिनेशन लिख देना है। लेकिन अगर नीट की बात करें तो नीट की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि सभी को पता ही है, इतना आसान तो क्वेश्चन, इतना सिंपल। हाँ,
आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें इस प्रकार से रह सकता है, बट इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन 12th के एग्जाम में इसको डिफाइन करने के लिए रह सकता है। यहां पे अगर हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसेंशियल फ्यूचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल फ्यूचर्स होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल्स के लिए। बच्चों यहां पर एक डीएनए स्ट्रैंड को देख रहे हो जो कि अनवाइंड हो रहा है, क्योंकि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन बहुत कुछ होना होता है डीएनए में, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही हम लोग आगे चल के इन डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो चल रहा है इसे देख सकते हो। तो इसेंशियल फीचर क्या है, किसके आधार पे हम लोग बोलेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का। सी, इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के जितना भी सेल्स है सभी में प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी एबल टू प्रिसाइजली डुप्लीकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को प्रिसाइजली डुप्लीकेट करने की कैपेसिटीज में होना चाहिए, मतलब अपने आप को डुप्लीकेट भी कर सके, नहीं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर कैसे होगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करने के लिए इसमें डुप्लीकेटिंग कैपेसिटी होना चाहिए, वो भी कैसा, प्रिसाइजली, एक्यूरेसी के साथ। अगला क्या है, इट शुड बी एबल टू ओकेजनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस, ओकेजनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस, जिसे कि हम लोग म्यूटेशंस कहते हैं, मतलब हमेशा नहीं, अगर हमेशा ये चेंजेस होता रहेगा तब तो तहस नहस हो जाएगा डीएनए का। तो हमेशा नहीं, ओकेजनली, कभी कभी इसमें कुछ चेंजिंग भी, वो भी कैसा चेंजिंग, इनहेरिटेबल चेंजेस होना चाहिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सके, इस प्रकार का चेंजेस होना चाहिए। एंड इट शुड बी एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, और इसके पास कैपेसिटी होना चाहिए कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। डन। सी, अब है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोग यहां पर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखते हैं, होता है कि नहीं। तो देखो, सटन एंड बोवरी, सबसे पहले सटन एंड बोवरी इन 1902 proposed that genetic information is passed between generations by the chromosomes। सबसे पहले सटन एंड बोवरी के द्वारा ये बात बोला गया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के द्वारा ये ट्रांसफर होता है। एंड इट टुक मेनी इयर्स टू क्लियरिफाई वेदर जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए और प्रोटीन ऑफ द क्रोमोजोम। लेकिन तुम्हें पता है कि क्रोमोजोम जो है वो डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो क्रोमोजोम के द्वारा ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, डन, ये तो क्लियर है। लेकिन अब क्रोमोजोम का प्रोटीन पोर्शंस के द्वारा ट्रांसफर होता है, ये उसका जो डीएनए पोर्शन है उसके द्वारा ट्रांसफर होता है, ये बरसों तक अननोन रहा। तो यहां पर ओवरऑल कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल तो उस समय के अनुसार, अभी के अनुसार नहीं, अभी तो पता चल गया। तो ये दोनों हो सकता है, उन समय का और उस समय का जो साइंटिस्ट थे उनको ये चीज लगा कि प्रोटीन भी हो सकता है क्रोमोजोम का और डीएनए भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं प्रोटीन को लेके कि प्रोटीन का भी तो चांसेस है होने का, क्योंकि क्रोमोजोम में प्रोटीन भी है। तो इसका आप क्वालिटी देखते हैं क्या है। अर्लियर प्रोटीन्स वेयर थॉट टू प्ले रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो स्टार्टिंग में प्रोटीन, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये ट्रांसफर भी होता है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर भी होता है, तो इसीलिए लोगों, और काफी स्पेसिफिक भी होता है, तो इसीलिए उस समय के साइंटिस्ट का यह मान्यता हुआ कि प्रोटीन ही हो सकता है जेनेटिक मटेरियल हो, मतलब इसी का इंपॉर्टेंट योगदान है। तो बाद में दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सो इनॉर्मस वेराइटी। और दूसरा बात ये भी पता चला कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, बहुत बड़ा चैन होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है प्रोटीन पार्टिकल्स, और काफी इसमें वेराइटी भी पाया जाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेराइटीज फाउंड इन द प्रोटीन्स। एंड दीज एग्जिबिट ग्रेट स्पेसिफिसिटी इन फंक्शंस। और ये जो है काफी स्पेसिफिसिटी फंक्शन में शो करता है, किसी पार्टिकुलर चीज के लिए पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स रहता है, पार्टिकुलर फंक्शन के लिए पार्टिकुलर फंक्शंस के लिए पार्टिकुलर प्रोटीन रहता है। इसीलिए वन जीन वन प्रोटीन या वन जीन वन फंक्शन वाले बात भी आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड दीज हैव नो मैकेनिज्म फॉर डुप्लीकेशन। सो मतलब यहां तक तो ठीक है जेनेटिक मटेरियल के लिए। एक अगला क्राइटेरिया जो है वो
डुप्लीकेशन की। सो दीज हैव नो मैकेनिज्म फॉर डुप्लीकेशन, सो दीज डू नॉट क्वालिफाई टू एक्ट एज एन जेनेटिक मटेरियल। इसमें डुप्लीकेशन की भी कैपेसिटी होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि डुप्लीकेशन की कैपेसिटी नहीं होगा तो वो ट्रांसफर कैसे करेगा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन अपने क्वालिटीज को, तो ये पॉसिबल नहीं होगा एक जनरेशन से अदर जनरेशन में जाने के लिए। तो इसीलिए प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन। अब ए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इट इज फाउंड इन ऑल द सेल्स। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल अब हम लोग देख रहे हैं, तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल में जो क्वालिटीज होना चाहिए, इट इज फाउंड इन ऑल द सेल्स। डन, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन भी सभी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। ऑल सोमेटिक सेल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज कंटेन सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। तो एक पार्टिकुलर या सेम स्पीसीज है तो जितना भी उसका स्पीसीज है सब में सेम अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। डन, ये भी क्वालिटी ठीक है। इट एग्जिबिट्स इनफाइनाइट वेराइटी, ये इनफाइनाइट वेराइटी का होता है, ये भी डन, ये भी जेनेटिक मटेरियल के लिए सही है। एंड लास्टली जिसके कारण की प्रोटीन क्वालिफाई नहीं किया था एज ए जेनेटिक मटेरियल, वह इट डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट कर सकता है, तभी तो ये डिवाइड करेगा मियोटिक सेल डिवीजन के टाइम में, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, और जो ज्ञान 2022 बैच है उसमें हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर डुप्लीकेट इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट करता है ताकि सेल डिवीजन के टाइम में दोनों सेल्स में जा सके, प्रत्येक गैमिट में जा सके, और हाफ मैटरनल साइड से और हाफ पैटर्नल साइड से आके फिर से न्यू कॉम्बिनेशन बना सके। ओके, इट कॉपीज इट्स कॉपीज आर प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल्स। अब ये जो कॉपी बनता है, डुप्लीकेट जो होता है, तो डॉटर सेल में प्रिसाइजली एक्यूरेटली सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। एंड स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये भी सही है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, और साथ ही साथ इट डेवलप्स म्यूटेशन। यहां पर म्यूटेशंस भी होता है जो कि प्रोटीन के केस में नहीं होता, और अगर होता भी है तो इनहेरिटेबल नहीं होता, जबकि डीएनए के केस में जो म्यूटेशंस होता है वो इनहेरिटेबल्स होता है। और यहां पर म्यूटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरिएशंस लाना है, और जब तक कि वेरिएशन नहीं होगा ऑर्गेनिजम्स के बीच में, हम लोग ऑलरेडी इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि क्यों वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वेरिएशन अगर नहीं होगा, मान लो कोई इंडेमिक या एपिडेमिक्स कुछ फैल गया, तो पता चलेगा कि सबको बराबरी इफेक्ट डाला और सब कोई एक साथ में खत्म हो गया, और वो धरती पर से विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए का डिस्कवरी। अब डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ था, तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पोर्शन हम लोग देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स वेर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मीसर इन 1869 फ्रॉम न्यूक्लिया ऑफ पल्स सेल्स। घाव वगैरह जो होता है तो उसमें जो पीला पीला या सफेद सफेद सब्सटेंस निकलता है, उसे ही, मतलब ऊंड से जो पसेज निकलता है ना, उसे ही पस कहते हैं। तो सबसे पहले पस सेल में ही ये आइडेंटिफाई किया गया था, आइसोलेट किया गया था, किसके द्वारा? फ्रेडरिक मीसर्स के द्वारा। कब? 1869, याद रखना है, 1869 में सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर के द्वारा ये आइसोलेट किया गया था। सेकेंड, ही नेम देम एज न्यूक्लिन। तो जब उन्होंने आइसोलेट किया तो इसे एक टर्म दिया जिसे कि न्यूक्लिन कहा उन्होंने, मीसर ने इन्हें न्यूक्लिन कहा। एंड अल्टमैन इन 1889, ये केस 1869 का जो कि न्यूक्लिन बोला, अल्टमैन इन 1889 रीनेम न्यूक्लिन एज न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। ये जो आइसोलेट किया गया था ना डीएनए, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो किया, इसीलिए मीसर ने इन्हें सिर्फ न्यूक्लिन नाम दिया, और अल्टमैन ने इसका नाम बदल के क्या कह दिया? न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अब सवाल आता है कि डीएनए कहां होता है, कहां कहां? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। अगर 12th का एग्जाम लिखने के लिए जाओगे तो 12th के एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आ सकता है। ओके, तो हम लोग को यहां पर 12th का एग्जाम नहीं, ये 12th के एग्जाम के लिए भी प्लस नीट के एग्जाम को भी लेके चलते हैं हम लोग। सो
प्रोकैरियोट्स में जो होगा इट इज सर्कुलर एंड एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, दैट इज जिसे हम लोग न्यूक्लियोड कहेंगे। प्रोकैरियोट में सर्कुलर होगा और साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, बिकॉज यहां पर न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो अब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो जाहिर सी बात है ये साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड रहेगा। नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज नेकेड डीएनए, और यहां पर नेकेड डीएनए होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन्स आर अब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। एंड मेनी प्रोकैरियोट्स आल्सो हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट्स कॉल्ड द प्लाज्मिड्स, और कई सारे प्रोकैरियोट्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलर डीएनए रहता है, जिसे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। पार्टिकुलरली बैक्टीरिया वगैरह में ये ज्यादा नजर आता है, और हम लोग इसे आगे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें प्लाज्मिड का बहुत यूज करते हैं हम लोग। अभी बायोटेक्नोलॉजी में तुम लोग को पता चलेगा। वही अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात अगर करते हैं, इट इज लीनियर एंड मेनली कन्फाइंड टू न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियर डीएनए। यूकैरियोट्स में ये लीनियर होता है और न्यूक्लियर डीएनए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इट इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस केस में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, एंड in the case of eukaryotic DNA, a small quantity of DNA is also present in mitochondria and plastids, that is extra nuclear DNA। यूकैरियोट्स में भी इसमें क्या था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है और इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए रहता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में, मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह में होता है। ठीक है, यहां तक सभी का मूव। अब आते हैं हम लोग क्वांटिटी ऑफ डीएनए। डीएनए का क्वांटिटी कितना होता है। डीएनए कंटेंट इज मोस्टली कांस्टेंट इन ऑल सेल्स ऑफ स्पीसीज। किसी पार्टिकुलर स्पीसीज है तो उसमें जितना भी सेल्स है सभी में कांस्टेंट होता है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है, अलग अलग नहीं होता। एंड डीएनए कंटेंट इज डबल्ड बिफोर सेल डिवीजन, और डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है सेल डिवीजन के पहले। यहां पर तुम्हें दो चीज दिखलाया गया है, एक है यहां पर गैमीट है, सेल डिवीजन हो सकता है, मियोसिस हो चुका है और गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म सेल है ये। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। क्यों, अब आधा हो जाएगा तो ज्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है सेल डिवीजन के पहले। और ये जो देख रहे हो ये किस चीज का है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन में। दिस इज अ फिगर और दिस इज एनिमेशन ऑफ क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज का केस है ये, और ये है स्पर्म सेल। ओके, गैमेट्स हैव हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जो गैमीट है ना, इसमें हाफ डीएनए रहता है, जो नॉर्मल सेल्स का जितना डीएनए है उसमें हाफ होता है। और यहां पर जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेम अमाउंट रहता है दोनों में। ओके, नाउ कमिंग टू द लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए कितना लंबा होता है ये अपने को जानना है। ओके, डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है तो एक लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा। डीऑक्सी शुगर, राइबो शुगर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ये सभी कुछ नाइट्रोजन बेसेस, तो ये सभी, फिर उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। ये सभी कुछ हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं इन डिटेल। ओके, सो घबराना नहीं है, नाम ज्यादा बड़ा देखने के लिए देखने में लगता है लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो क्या रहता है इसमें, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। अब इसका जो लेंथ होता है तो कितना इसमें बेस पेयर प्रेजेंट है, कितना इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, उसके आधार पे ही इसका लेंथ डिसाइड होता है। और लेंथ ऑफ डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। डीएनए का जो लेंथ है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब सभी में अलग अलग लेंथ का हुआ करता है। अगर हम लोग बैक्टीरियोफाज 5X174 की अगर बात करते हैं तो यहां पर कितना न्यूक्लियोटाइड्स रहता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम लोग ई कोलाई या इस्चेरिचिया कोलाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर कितना होता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। यू कैन इमेजिन कितना बड़ा होता है।
ऐसे यहाँ पर लेंथ ऑफ डीएनए देख रहे हो, ये कुछ डेटाबेस क्वेश्चंस में आता है या फैक्ट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। हम लोग आगे चल के देखेंगे अभी उसको डिटेल में। जस्ट अ मिनट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट वर्कड आउट बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। सबसे पहले जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो दिया गया था, सही स्ट्रक्चर, जैसा तैसा नहीं, सही स्ट्रक्चर जो दिया गया था वो जे वाटसन एंड एफ क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था इन 1953। सोचो उस समय इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी ये उस समय में 1953 में इसका स्ट्रक्चर का 3D स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। ओके, तो ये जो देख रहे हो वही दोनों हैं। देयर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज बेस्ड ऑन, और उन्होंने जो डबल हेलिकल मॉडल जो दिया था वो किसके ऊपर बेस्ड था? चारग्राफ्स रूल्स फॉर बेस पेयरिंग, और दूसरा एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। हम लोग अभी देखने वाले हैं क्या है चारग्राफ्स रूल्स फॉर बेस पेयरिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चारग्राफ्स रूल्स क्या होता है। चारग्राफ्स रूल, तो पेन का कलर बदलना होगा हमें। तो चारग्राफ्स रूल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इरविन चारग्राफ्स फॉर्मुलेटेड इंपोर्टेंट जनरलाइजेशंस अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर। सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर मतलब कुछ इंपोर्टेंट जनरलाइजेशन किया था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। क्या था? दीज आर कॉल्ड द चारग्राफ्स रूल एंड आर समराइज्ड एज। तो इन्होंने जो कुछ जो जनरलाइजेशन दिया था डीएनए के लिए, तो उसे चारग्राफ्स रूल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? नंबर 1, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स आर ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट। मतलब जितना प्यूरिन्स होगा उतना ही पायरिमिडिन्स होगा, दोनों का अमाउंट एकदम बराबर होगा, एक्यूरेट। ओके, नंबर 1। दूसरा रूल था इनका, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द थाइमिन, मतलब A इक्वल टू T एंड G इक्वल टू C। बेस रेशियो A प्लस T इज कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज, और बेस रेशियो A प्लस T डिवाइडेड बाय G प्लस C ये सब में एक पार्टिकुलर स्पीसीज में कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं करता। मतलब पेन का कलर फिर से बदलना होगा लिखने के लिए। तो यहां पर क्या है? A प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी सेम है, AT एंड GC बराबर होगा। यहां पर A प्लस टी डिवाइडेड बाय G प्लस सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट ही होगा, नहीं बदलेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स दिया गया था चारग्राफ्स के द्वारा, जिसे कि चारग्राफ्स रूल कहा जाता है। क्लियर है? अब बारी है एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, जिसके आधार पे मतलब एक तो चारग्राफ्स रूल के आधार पे उन्होंने स्ट्रक्चर दिया डीएनए का वाटसन एंड क्रिक ने, और दूसरा जो उन्होंने दिया था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज ए टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग 3D स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को यूज किया जाता है 3D स्ट्रक्चर बनाने में लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जो बहुत बड़ा बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है उसका स्ट्रक्चर बनाने में 3D स्ट्रक्चर, नॉट ओनली स्ट्रक्चर। आगे क्या है? एम विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन टुक एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स ऑफ क्रिस्टलाइन डीएनए। तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पिक्चर्स लिया था डीएनए का, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ डीएनए का। ठीक है, अब उसी के आधार पे वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दे दिया, करेक्ट स्ट्रक्चर दे दिया। वाटसन एंड क्रिक ऑल्सो वाटसन एंड क्रिक along with Wilkins rediscovered Watson and Crick along with Wilkins received Nobel Prize in 1962 for double helical model of DNA। मतलब यहां पर वाटसन क्रिक को के साथ साथ विल्किंस को भी नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में, और किस लिए? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए के द्वारा दिया गया। और उसी के जस्ट बाद जैसे ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का आया, रिवॉल्यूशन आ गया और पूरा का पूरा विज्ञान ही बदल गया, पूरा का पूरा जेनेटिक्स ही बदल गया। और उसी के बाद तो जन्म लिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसके पहले तो था ही नहीं है। सो दिस मॉडल हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिया गया इनके द्वारा, तो क्या है? नंबर 1, 2 पोली न्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स, मतलब यहां पर 2 पोली
पेप्टाइड चेन्स होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होगा, ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं होता। बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड पोलैरिटी, ये तीन चीज होगा, मतलब इसमें पोलैरिटी पाया जाएगा, डीएनए स्ट्रैंड का बैकबोन होगा और चेन्स होगा। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। दिस मॉडल हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्या क्या? ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होगा। एंटी पैरेलल बोले तो एक इस तरफ से जाएगा तो दूसरा इस तरफ से जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा, एंटी पैरेलल जिसे हम लोग कहेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर डीएनए डुप्लेक्स होगा, डबल यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होगा, एक इधर वाला एक इधर, बिकॉज ये डबल स्ट्रैंडेड है ना। और यहां पर जो बेस पेयरिंग होगा वो कंप्लीमेंट्री होगा, ATGC। ओके, ग्लाइकोसिडिक एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा। घबराना नहीं है, ये जो एनिमेशन देख रहे हो यहाँ, इस एनिमेशन में सब कुछ दिया हुआ है, बस इसे थोड़ा सा ये 3D एनिमेशन यहाँ पर इसलिए यूज किया गया कि तुम्हें अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। ठीक है, और ऐसे अभी एक एक करके 2D में भी हम लोग इसको देखेंगे कि क्या होता है। तो जो पहला यहाँ पर जो हम लोग देखे हैं क्या क्या, तो ये सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स, क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स। तो इसमें क्या होता है, डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। क्या है, डीएनए इज फॉर्म ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे। ओके, एंड ईच डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म बाय द क्रॉस लिंकिंग ऑफ, ये प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा कुछ चीजों के द्वारा क्रॉस लिंकिंग से बनेगा। कौन कौन? डीऑक्सीराइबो शुगर, ये जो देख रहे हो शुगर ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड पायरिमिडिन, मतलब प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स नाइट्रोजन बेसेस है, एंड फॉस्फोरिक एसिड जिसे कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कहते हैं, ये ग्रुप, ये तीनों ग्रुप मिलके बनाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, चलो तो तीनों हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजनस बेसेस को। तो 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस अकर इन डीएनए, 4 प्रकार का नाइट्रोजन बेसेस होगा। कौन कौन होगा नाइट्रोजन बेसेस? एक होगा प्यूरिन्स और दूसरा होगा पायरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स जो होगा वो भी 2 प्रकार का, एडेनिन जिसे हम लोग ए भी लिखते हैं, एंड ग्वानिन जिसे कि जी के द्वारा डिनोट किया जाता है। दूसरा है थाइमिन जिसे टी के द्वारा करते हैं, और साइटोसिन जिसे कि हम लोग सी के द्वारा करते हैं। यहाँ स्पेलिंग पे ध्यान देना, ये THYMINE थाइमिन, THIAMINE थियामिन नहीं है। ये कहां पर होता है? ये विटामिन का नाम है, मतलब थाइमिन THYMINE, स्पेलिंग में एरर नहीं करना है। ओके, तो चलो हम लोग प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स में डिफरेंस। ऐसे यहाँ पे नाम आसान, इसका है प्यूरिन्स एंड इसका है पायरिमिडिन्स। देख के लगता है कि ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, लेकिन नाम पे मत जाना, यहाँ पर जस्ट उल्टा है, प्यूरिन्स ही बड़ा होता है और पायरिमिडिन्स ही छोटा होता है। ओके, उल्टा है यहाँ पे, नाम पे मत जाना। लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स, क्या है? लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग है। और ये क्या है? पायरिमिडिन्स स्मॉल साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स। डन। यहां पर क्या होता है? प्यूरिन्स में 9 मेंबर डबल रिंग, जबकि यहां पर क्या है? 6 मेंबर सिंगल रिंग। यहां पर 2 रिंग बना हुआ रहता है साथ में, यहां पर एक ही रिंग रहता है पायरिमिडिन्स में। प्यूरिन्स में कंटेन्स 4 नाइट्रोजन एटम्स है, 1, 3, 7 एंड 9 पोजिशंस, मतलब यहां पर 4 नाइट्रोजन रहता है, जबकि पायरिमिडिन्स के केस में सिंपली 2 नाइट्रोजन रहता है 1 एंड 3 पोजीशन के ऊपर। क्लियर है यहां तक सभी का? नाउ कमिंग टू द बैकबोन ऑफ डीएनए। ओके, तो क्या होता है बैकबोन में? तो जैसे हम लोग का बैकबोन होता है वैसे डीएनए का भी बैकबोन है। तो क्या है? डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, यही दोनों मिलकर बैकबोन बनाता है। एंड नाइट्रोजन बेसेस लाई एट द राइट एंगल टू इट, नाइट्रोजन बेसेस जो उसके राइट एंगल पे रहता है वो बैकबोन नहीं बनाता। नाउ कमिंग टू द पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सोज पोलैरिटी, मतलब डायरेक्शन। यहां पर देख रहे हो एक 5 डैश एंड होता है, दूसरा 3 डैश एंड होता है। तो यहां पर एरो ऊपर दिखला रहे हैं, इसका पोलैरिटी इस तरफ, और इसका टेल तक जब जाओगे तो यहां पर 5 डैश एंड।
क्योंकि यहां पर ये एंटी पैरेलल है ना, आगे चल को देख लो। वन एंड ऑफ ईच डीएनए स्टैंड हैज फ्री, वन एंड ऑफ ईच डीएनए स्टैंड हैज ए फ्री फॉस्फेट moiety at 5 end, मतलब 5 prime end of sugar which is called the 5 prime end of the DNA strand, मतलब 5 dash end पे फ्री फॉस्फेट moiety रहता है जिसे कि 5 prime end of DNA हम लोग कहते हैं। The other end of strand that is sugar has free 3 dash OH group या 3 prime OH group which is termed as 3 prime end। अब यहां पर इसमें देख लो 3 prime है, ओके तो इसको 3 प्राइम एंड हम लोग बोलेंगे। डन। नाउ अब यहां पर एंटी पैरेलल स्टैंड्स होता है, हम बोले एंटी पैरेलल, ऐसे इस फिगर से देख ही रहे हो, इस फिगर से देख ही रहे हो, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है, जस्ट उल्टा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है एंटी पैरेलल। द टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स आर पैरेलल बट ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल तो होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में ये रहता है। एंटी पैरेलल स्टैंड्स फॉर्म ए राइट हैंडेड हेलिक्स, और ये जो एंटी पैरेलल स्टैंड होता है राइट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। एंड द 5 प्राइम एंड ऑफ वन स्टैंड लाइक अपोजिट टू द 3 प्राइम एंड ऑफ अदर, जो कि अभी देखे इसका 5 प्राइम उसका 3 प्राइम रहता है। एंड वन स्टैंड इज ओरिएंटेड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड अनदर इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। डन है, यहां तक क्लियर है सभी का। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यहां पर यह भी लिखा हुआ था। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? बेस पेयरिंग इज द पेयरिंग फॉर्म इन डीएनए डबल हेलिक्स बिटवीन प्यूरिन्स ऑफ वन स्ट्रैंड एंड द पायरिमिडिन्स ऑफ द सेकेंड स्ट्रैंड। मतलब वन स्ट्रैंड का प्यूरिन्स और सेकेंड स्ट्रैंड का पायरिमिडिन्स एक दूसरे को पेयर करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। एंड द वे इन विच द bases forms pair between the two DNA strand is known as the complementary base pairing। और ये जो पेयरिंग हो रहा है ना इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है कहते हैं। जैसे यहां पर देख लो, एक तरफ प्यूरिन्स है और दूसरे तरफ एक तरफ प्यूरिन्स है, दूसरे तरफ पायरिमिडिन्स है ना, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। द टू डुप्लेक्स में द टू स्पाइरल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉल्ड डीएनए डुप्लेक्स। अब दो जो स्पाइरल डीएनए स्ट्रैंड है जो यहां पर देख रहे हो तुम लोग, तो यहां जो देख रहे हो ये स्पाइरल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसको हम लोग डुप्लेक्स कहेंगे। एंड द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट कोइल्ड अपॉन ईच अदर बट द डुप्लेक्स इज कोइल्ड अपॉन इटसेल्फ। अब यहां पर ये जो कोइल एक दूसरे के ऊपर कोइल नहीं होता, कभी भी ये इस तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, बल्कि पैरेलली चलते रहते। ये जो कोइलिंग है सबका अपने ऊपर है, मतलब डुप्लेक्स का अपना अपना स्ट्रैंड के ऊपर कोइलिंग है, दूसरे के ऊपर नहीं है। कोइलिंग इज प्लेक्टोनेमिक, ये कोइलिंग जो प्लेक्टोनेमिक, दैट इज टू स्ट्रैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड विदाउट कंप्लीटली अनवाइंडिंग देम। ये प्लेक्टोनेमिक यहाँ पर कोइलिंग है, इसका मतलब है कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता जब तक कि इसको कंप्लीटली अनवाइंड ना किया जा सके। अब यहाँ पर कुछ डेटाज है जिसको कि तुम लोग फैक्ट बेस्ड कहते हो, ये डीएनए से स्ट्रक्चर से रिलेटेड तुम्हें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का। तो क्या है ये थोड़ा सा याद रखना है बच्चे सभी को। ईच है जो डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रम, इसमें 20 एंगस्ट्रम का डायमीटर होता है, ये यहां से लेके यहां तक ये 20 एंगस्ट्रम होता है। वन टर्न ऑफ स्पाइरल है जो डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रम, ये जो एक टर्न लगा है, जैसे यहां से लेकर अगर यहां तक करते हैं तो 1 टर्न होगा, मतलब कंप्लीट 1 टर्न में एक चक्कर लगा लेने में ये 34 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस कवर करता है। एंड दिस लेंथ कंटेन्स 10 न्यूक्लियोटाइड्स, और इस बीच में एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, और जिसका बीच का क्या है, सो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रम, क्योंकि टोटल का 34 एंगस्ट्रम है। तो अब प्रत्येक का 34 है तो उसके बीच में 10 है, तो एक का कितना होगा, लगभग 3.4 एंगस्ट्रम। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्टरनेट ग्रुप्स, और इसमें साथ ही साथ 2 प्रकार का अल्टरनेट ग्रुप्स भी रहता है जो कि हम लोग आगे चल के सबसीडिंग क्लासेस में हम लोग देखेंगे, जिसे कि एक मेजर ग्रुप्स कहते हैं, बस इसका लेंथ याद रखना है 22 एंगस्ट्रम, और दूसरा होता है माइनर ग्रुप जिसे कि हम लोग 12 एंगस्ट्रम लेंथ होता है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। ओके, लेट अस मूव नाउ कमिंग टू द ग्लाइकोसाइडिक एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अब ग्लाइकोसिडिक एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखते हैं। नाइट्रोजन बेसेस आर अटैच्ड टू कार्बन
मतलब फर्स्ट कार्बन ऑफ डिऑक्सीराइबोस शुगर थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है? नाइट्रोजन बेसेस आर अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ डिऑक्सीराइबोस, यहां पर डिऑक्सीराइबोस शुगर थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ओके, जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुटा। द बॉन्ड बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द टू एडजेसेंट सुगर मॉलिक्यूल एट 3' एंड 5' पोजीशन विथ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये 3' एंड 5' के पोजीशन पे जो बॉन्ड बन रहा है एक दूसरे के साथ, उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम लोग कहेंगे। मतलब इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक और एक दूसरे के साथ में जो है वो उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम लोग कहेंगे। ठीक है, ऐसे ये सभी को और भी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द, यहाँ पर और भी एक प्रकार का बॉन्ड होता है जिसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग कहेंगे। यू कैन सी एनिमेशन हियर, यहाँ पर ये जो बीच में जो जुटा हुआ है ना, वो एनिमेशंस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये सभी का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है इस एनिमेशन में ये दिखलाया गया है। और यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये काफी वीक होता है, लेकिन बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डेज के कारण ये काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। The two strands of DNA are held together by hydrogen bonds between their bases. अब जो दो स्ट्रैंड है ना डीएनए का, एक दूसरे के साथ लगा हुआ रहता है, कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, क्योंकि आपस में बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसे है? एडिनिन, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर अकर बिटवीन एडिनिन एंड थाइमिन। एडिनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। वही अगर हम लोग ग्वाइनिन एंड साइटोसिन के बीच की बात करते हैं तो वहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसीलिए जीसी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एटी बॉन्ड। ठीक है, तो जो जीसी डीएनए होगा, मतलब जिस डीएनए में ग्वाइनिन साइटोसिन का अमाउंट ज्यादा होगा, वो डीएनए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इस